हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज सर और आप देख रहे हैं ऑफिसर मेकर। भारत के परिचय के दो वीडियो हमने डाले जिससे बहुत सारा प्रोत्साहन मिला और बहुत लोग उनको देखे, पसंद भी किए, कमेंट भी किए और आगे वीडियो डालते रहने का आग्रह भी किए। तो आज हम लोग भारत के परिचय के तीसरे खंड में आएंगे जिसका मूल परिचय रहेगा कि भारत के तटीय सीमा और भारत के भौतिक स्वरूप पर भी कुछ हम चर्चा करेंगे। तो आज आइए देखते हैं भारत का तटीय सीमा। भारत का तटीय सीमा। भारत का तटीय सीमा में पहले तो आप याद रखिएगा केवल मुख्य तटीय 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है और द्वीप समूह को भी जोड़ दे तो 7516.6 किलोमीटर का सीमा पूरा जोड़ करके ये सीमा आता है। कहेंगे सर ऐसा कौन कौन सीमा है? तो आप ऐसे यदि तटीय सीमा लेंगे तो केवल तटीय सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़ दें। इधर आप दादर नागर हवेली दमन द्वीप को जोड़ दे, दो द्वीप को। इधर तीन राज्यों तक पांडिचेरी फैला हुआ है, इसको जोड़ दे तो ये सीमा चल जाता है 7516.6 किलोमीटर तक ये सीमा पहुंच जाती है। अंडमान निकोबार है ये, तो थोड़ा हम इस रूप में दर्शा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ऐसे दर्शा। चलिए अब तटीय सीमा की कुल लंबाई, सबसे ज्यादा तटीय सीमा, सबसे अधिक तटीय सीमा, अधिक बात करें तो गुजरात से लगता है और सबसे कम सीमा की बात करें तो गोवा का लगता है, केवल 151 किलोमीटर। ये 1214 किलोमीटर के लगभग, या 1200 लिखिए, 1214 न रहे तो 1200 किलोमीटर। ये क्षेत्र आप कह सकते हैं कि गुजरात है। तटीय सीमा में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद गोवा है, केरल है, केरल के बाद ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल के सीमा आते। कुल 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 और 1 9। पश्चिम बंगाल का थोड़ा ऊपर जाएगा। ये तटीय सीमा लगता है हमारा 9 राज्यों से। वैसे कई लोग इसको कम कहते हैं, लेकिन 9 राज्यों से हमारा तटीय सीमा लगता है। और यूटी की बात करें तो 4 यूटी से हमारा तटीय सीमा मूल रूप से लगता है। ये तटीय सीमा का विस्तार। सबसे ज्यादा सीमा गोवा से लगता है और सबसे कम सीमा यदि बात करें, सबसे ज्यादा सीमा गुजरात से लगता है और सबसे कम सीमा की बात करें तो वो गोवा से लगती है। सीमा में आप गुजरात गिन सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल ऊपर में है, तमिलनाडु, उसके बाद आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात। इसके अलावा तटीय सीमा में आप बात करें, हम यूटी की तटीय सीमा बात करें कि यूटी कौन कौन से लग रहे हैं, तो यूटी 2, एक यहाँ है, एक यहाँ, मिला करके एक ही यूटी है। दादर
नागर हवेली एवं दमन दीव, एक ये यूटी हो गया, एक अंडमान निकोबार हो गया। अंडमान निकोबार, ये याद रखिएगा, अंडमान निकोबार 1900 से ऊपर का सीमा लगता है अंडमान निकोबार। और एक आप कह सकते हैं इधर, और एक आप यहां ले सकते हैं, जिसका नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी का 4 क्षेत्र 4 राज्यों में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। पांडिचेरी के 4 क्षेत्र 4 राज्य में स्थित है। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे कि पांडिचेरी के 4 क्षेत्र 4 राज्य में स्थित है। इसके अलावा इधर का भी आप याद रखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये है लक्षद्वीप। पांडिचेरी का एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा और तमिलनाडु में, एक हिस्सा यहाँ केरल में, तब जाकर के पांडिचेरी बने हैं। तो 4 यूटी में सबसे ज्यादा सीमा आपको अंडमान निकोबार से लगता है। सबसे ज्यादा यूटी की बात करें कि यूटी में सबसे अधिक सीमा कहाँ का लगता है, तो यूटी में सबसे अधिक सीमा अंडमान निकोबार का लगता है। वो सीमा है 1920, 1900 लगभग मान लीजिए, लगभग 1900 किलोमीटर। हालांकि 1920 किलोमीटर है, लेकिन 1900 किलोमीटर मान लीजिए, इतना सीमा लगता है। ये तटीय सीमा। फिर से देखिए कि भारत के कुल तटीय सीमा एक यदि बात करें तो सीधा स्थल का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र तटीय क्षेत्र, वो है 6100 किलोमीटर। और ये सारे जोड़ दिए जाए, ये सारे, तो जैसे द्वीप समूह को जोड़ दिए जाए तो 7516.6 किलोमीटर का एरिया लगता है। अब आइए कुछ इसके क्षेत्र की बात करते हैं, कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए। क्षेत्र के रूप में बात करें कि कैसे कैसे इसका विस्तार है, क्या क्या है, तो देखते हैं इसको। यदि बात करें इसको तो कैसे क्या विस्तार है इसको, एक इसका सटा हुआ भाग को आप तट कहेंगे, और बीच का जो ये स्थान है समुद्र तट, ये इसको कहते हैं अप तट, ये है अप तट। और जैसा कि आप जानते हैं ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाई, बंगाल की खाई, अरब सागर। इसके सब साइड वाले हिस्सा को तट, और उसके अंदर जाने पर अब तट, जैसे इसी साइड में है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। यहाँ पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम संसाधन मिलते हैं, इसको भी आप याद रखिए। हालांकि इसका अलग हम बात करेंगे खनिज में। अब बात करते हैं भारत के कुछ तट का, जो कैसे क्या तट। ये यहां से ऐसे तट को नॉटिकल मील में, इस समुद्र का मानिए कि ये यहां मुख्य भूमि है, ये यहां से समुद्र तट का, यहां से किलोमीटर में बता है। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। समुद्रीय दूरी हम लोग नॉटिकल मील में मापेंगे। और एक होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहां से लेकर यहां तक का जो सीमा है ये 12 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील है। और इसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा। ये 12 नॉटिकल मील जो है, 12 नॉटिकल मील, जो जिस पर भारत का या किसी भी देश का
समुद्रीय संधि के अनुसार पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं इसको। प्रादेशिक याद रखिएगा, समुद्री तो है ही, तो समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, पूरा का पूरा नियंत्रण इस पर संपूर्ण नियंत्रण जिस देश के इर्द गिर्द, जैसे भारत का है तो संपूर्ण नियंत्रण भारत का ही रहेगा। अब इसके आगे एक और यहां तक है 12 से, मान लीजिए कि ये यही क्षेत्र को, इसका यहां से यहां मान लीजिए 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर नहीं, हम किलोमीटर बोल देते हैं, ये होता है नॉटिकल मील में। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं, 24 नॉटिकल मील। एक 12 नॉटिकल मील, आप याद रखेंगे, 12 नॉटिकल मील को हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो पूरे के पूरे नियंत्रण होते हैं उस देश का, जिसका होता है। 24 किलोमीटर का इलाका जो होता है उसे संकलन क्षेत्र कहते हैं। संकलन क्षेत्र 24 किलोमीटर की जो 24 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं, 24 नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं संकलन क्षेत्र। संकलन क्षेत्र पर उस पर भी अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार होता है संकलन क्षेत्र पर हमारा, कि फाइनेंशियल जितना भी अधिकार होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। प्रदूषण, साफ सफाई, वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल अधिकार होता है। तो वित्तीय अधिकार, इसमें वित्तीय अधिकार, साफ सफाई का अधिकार पूरा संकलन क्षेत्र पर, इस पर संपूर्ण अधिकार, इस पर वित्तीय अधिकार। एक और दूरी होता है जो बहुत लंबा दूरी है, ये है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील, या यहां लिख सकते हैं 200 नॉटिकल मील। इसे कहते हैं आर्थिक क्षेत्र, इसे है आर्थिक क्षेत्र। इसके पीछे एक और शब्द मिलेगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र आप याद रखेंगे, अनन्य पीछे लगा सकते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नए द्वीप आप बना सकते हैं, इस क्षेत्र में आप नया द्वीप बना सकते हैं, या हम दिखते हैं इसको घसका करके। इस क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं, इसका नाम आप पहले याद रखेंगे कि इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। आर्थिक क्षेत्र याद रखेंगे। यदि चाहे तो आप इस क्षेत्र में नए द्वीप बना सकते हैं, इस क्षेत्र में आपका इतना अधिकार है, आर्थिक क्षेत्र है, नए द्वीप बना सकते हैं। एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम में कि टैक्स हम कहां ले सकते हैं? प्राकृतिक संसाधन पर, पूरा प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण रख सकते हैं, इस सारा व्यवस्था कर सकते हैं हम ये इस क्षेत्र में। इसके अलावा यदि बात करें हम, इधर देखिए समुद्रीय, इसको तट कहते हैं, इसको अपतट कहते हैं। इस साइड अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी, बॉम्बे हाई यही है। इसके अलावा हम इस क्षेत्र की बात करें तो हमने देखा इधर बंगाल की खाड़ी, इस साइड बंगाल की खाड़ी जो उधर वाला है, इसमें 12 किलोमीटर तक, जो जिसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा नियंत्रण भारत सरकार का होता है, पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। और 24 किलोमीटर संकलन क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक और चीज याद रखिएगा, संकलन क्षेत्र का एक और चीज जिसका होता है वह इस क्षेत्र का टैक्स वसूल सकता है, टैक्स वसूल संकलन क्षेत्र। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील, नए द्वीप बना सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन पर पूरा का पूरा आप नियंत्रण रख सकते हैं। इसके बाद साफ सफाई वगैरह आप करवा सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, यहां तक आप वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं।
वैज्ञानिक अनुसंधान इस क्षेत्र में या रिसर्च कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा नया द्वीप बना सकते हैं यहाँ तक का। तो 12 किलोमीटर संपूर्ण नियंत्रण प्रादेशिक सीमा, 24 किलोमीटर संकलन क्षेत्र, टैक्स ले सकते हैं, पूरा का पूरा टैक्स ले सकते हैं। यहाँ 200 नॉटिकल मील जिसको आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, नए द्वीप बना सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। ये था हमारा समुद्र तटीय पक्ष। और इसके अलावा कुछ और समुद्रीय तट पक्ष में देखें दक्षिण भारत में, तो ये ऐसा क्षेत्र है, ये सीधा का सीधा पहाड़ी क्षेत्र है और इस साइड टूटा टूटा पहाड़ी है, इस साइड टूटा। एक नदी यहां से बहती है, फिर एक नदी यहां से और फिर एक नदी यहां से। इसे हम लोग कहते हैं केजी बेसिन। ये भी दक्षिण भारत का है, अंग है। और ये तट जो है पश्चिमी तट है और ये तट पूर्वी तट। ये पश्चिमी तट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो हम आगे भारत के परिचय में आज ही बात करेंगे। लेकिन इस समझिए पश्चिमी घाट, ये दो नदी महाराष्ट्र से निकल रही है और ये एक नदी कर्नाटक से निकल रही है। केजी माने कृष्णा गोदावरी, और ये कावेरी नदी है जो बहती है पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर। क्योंकि ढलान इस ओर है तो इस ओर बढ़ रहा है, इसकी बात करते हैं। ये तो समुद्रीय सीमा था, प्रादेशिक सीमा हम लोग जाने। यदि अब हम बात करें भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक माने बना हुआ, कैसे बना भारत का। भारत के भौतिक स्वरूप को समझने के लिए हमको बहुत सारे पीछे के तथ्य को, कंटेंट को जानना होगा। जैसे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बिना हम भारत के स्वरूप को समझने में नाकामयाब हो जाएंगे। हालांकि रट लेंगे तो चलेगा। एक वेगनर था, वेगनर, उसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, उसके अनुसार कहा गया कि संपूर्ण जल जो है इस बीच में, वेगनर ने कहा था जल है, यह जल मंडल था। अभी वर्तमान में तो इसका स्वरूप बना रहे हैं जल मंडल। ये क्षेत्र था स्थल, ये भी क्षेत्र था स्थल, ये दोनों स्थल, और इस दोनों के मिलाकर के स्थल था जिसे पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया। और ये जल मंडल को कहा जाता था पेंथालाशा, और यही सागर को टेथिस सागर, टेथिस सागर के नाम से। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को वेगनर ने कहा कि जो बनावट था पृथ्वी का, ऊपर का भाग स्थल, नीचे का भाग स्थल, बीच में संपूर्ण जल, जिस जल को कहा जाता था पेंथालाशा, ये पूरे क्षेत्र को, यही जगह इस सागर को कहा जाता था टेथिस सागर। आप सुने होंगे टेथिस सागर के कचरा या अवसाद से हिमालय का निर्माण हुआ, वही हिमालय का निर्माण करवाया। इस दोनों के सम्मिलित स्थल, इस स्थल के सम्मिलित रूप को पेंजिया कहा जाता था। लेकिन इस स्थल का नाम और इस स्थल का नाम ज्योग्राफी में कुछ और है। ये है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये है गोंडवाना लैंड। ये है अंगारा लैंड, ये है गोंडवाना लैंड। ज्योग्राफिकल कारण अभी तक वो भी नहीं बताया कि किस कारण, ज्योग्राफिक कारण से ये जो दोनों टकराया, और जो दोनों टकराया तो इसी जगह पर इस दक्षिण भारत यहां पर था,
दक्षिण भारत यहां पर था और उत्तर भारत यहां पर। यही दोनों के टकराने से दक्षिण और उत्तर भारत था, और ये जो तेथिस सागर था, इसी तेथिस सागर के ऊपर बना हिमालय। तो कहा जाता है हिमालय का निर्माण तेथिस सागर के अवसाद या कक्षा से। यहाँ पर तेथिस सागर दक्षिण भारत, इसलिए हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत गोंडवाना है और उत्तर भारत अंगारा का हिस्सा है। उसका है लोग, दक्षिण भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना पुराना है, 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड नए हैं इसके तुलना में। ये दोनों टकरा ज्योग्राफिकल कारण से। और ये जो पानी था, ये पानी का कई सागर, कई महासागर, जैसे सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, हम सागर में बात करेंगे, लेकिन एक सागर बना प्रशांत महासागर जिसकी आकृति ऐसी है। ऐसी प्रशांत महासागर के यहाँ पर बना एशिया, यहां बना उत्तरी अमेरिका, यहां बना उत्तरी अमेरिका, यहां है दक्षिणी अमेरिका, और यहां है ऑस्ट्रेलिया। ये जब टूटा तो पानी विभिन्न जगह चला गया और सागर महासागर में बट गया। तो जो एक सागर बना प्रशांत महासागर, अब प्रशांत महासागर के यहाँ पर है एशिया, इसी एशिया में भारत है जिसकी हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये प्रशांत महासागर का ऊपरी छोर, आप ये भी याद रखेंगे कि एशिया को अमेरिका से अलग, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अमेरिका से, यह स्थिति भी आप याद रखेंगे। तो इसी एशिया में है आपका देश भारत, जो दो लैंडों के हिस्सा से बना है। थोड़ा इसको और विस्तार में हम देखते हैं। यदि बात करें भारत की बनावट की, तो ये दो है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को आप कर्क रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री साउथ को आप कहेंगे मकर रेखा, कर्क रेखा, और एक है मकर रेखा। यहीं पर आपका दक्षिण भारत, यहाँ पर उत्तर भारत, यही टकराया तो बना, और बीच में बना तेथिस सागर हिमालय के टकराने से। अब जो भारत बना उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप की बात करें हम, नेपाल को थोड़ा लंबा ले लेते, चलिए कोई बात, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। भौतिक स्वरूप में ये पूरा हिमालय से बना है, ये हिमालय है, पूरा का पूरा ये हिमालय है, पूरा का पूरा हिमालय। जम्मू कश्मीर से ले लीजिए और अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालय, भौतिक बनावट। ये पूरा भाग आप कह सकते हैं मैदान है, और ये पूरा भाग आप कह सकते हैं ये भाग पठार। यदि भौतिक स्वरूप की बात करें तो कई हिस्सा आगे और ये है पर्वत, इसके छोटे रूप होते हैं, पर्वत के छोटे रूप पहाड़। यही याद रखिएगा। यदि 1000 मीटर से ऊंचा कोई स्थल है, 1000 मीटर से ऊंचा कोई स्थल है, शीर्ष भाग नुकीला है, तो वो है पर्वत। 1000 मीटर से नीचे है और शीर्ष भाग नुकीला है, तो वो है पहाड़। और 1000 मीटर से ऊपर है और शीर्ष भाग उठा हुआ है, तो वो है पठार। भौतिक स्वरूप में, भौतिक स्वरूप की बात करें भारत का, आप कहेंगे सर कि एक तो पर्वत बताए हैं सर आप, दूसरा पहाड़ है,
तीसरा बीच में आइए मैदान है, चौथा पठार। पर्वत सर 10.6%, पहाड़ की बात करें 18.7 या 18.5%, मैदान ये 43% है, पठार 27.7। हम यहां भी लिख देते। पर्वत की बात करें 10.6%, पहाड़ की बात करें 18.7% लगभग, मैदान 43%, पठार 27.7%। भौतिक स्वरूप से। अब ये जो पर्वत बना है और ये जो मैदान बना है, मैदान इस पर्वत के निक्षेपण और निक्षेपण क्रिया द्वारा अवसाद लाए जाने पर बना है मैदानी भाग। और ये जो हिमालय है यहाँ, वह भी तेथिस सागर के कचरा से। और ये पठार दक्षिण भारत का है। ये तो आप कहेंगे सर 1300 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। इतना पुराना है। इस क्षेत्र में मोटे अनाज के लिए खास करके जाने जाते हैं। एक एक करके हम सबको देखते हैं कि किसका क्या है रूप। पहले ऊपरी से देखते हैं, फिर हम अंदर चलेंगे सबका। पहला है पर्वत, भारत का पर्वत। पर्वत की यदि बात करें, पहला है पर्वत। हम समझते चलेंगे, थोड़ा हम कंटिन्यूटी में ले रहे हैं चीजों को। तो पर्वत की बात करें तो ये जो यहां से यहां तक उत्तर का पर्वत है, इस पर्वत को कई खंड में बांटा गया है। एक पर्वत इससे पीछे का है, ऊपर का जो पहले से था जिसमें धक्का लगा, ऊपर का तो पुराना है, नीचे का शिवालिक नए। इसके पर्वत को 4 भाग में बांटा गया। हिमालय को 4 भाग में बांटा। एक बांटा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये सबसे पुराना है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और सबसे पुराना हिमालय ट्रांस हिमालय थोड़ा उस साइड की ओर झुका हुआ है। और दूसरा है महान हिमालय। मूल हिमालय यही है जिसकी ऊंचाई है 6100 मीटर, ये सबसे ऊंचा। उसके बाद है मध्य हिमालय। ये जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली सब मध्य हिमालय में आता है। पर्यटक स्थल, भारत के कुछ तीर्थ स्थल, ये सब मध्य हिमालय में आते हैं। नेक्स्ट नीचे है शिवालिक। अच्छा, इसका औसत ऊंचाई कई जगह 3 है, लेकिन इसका वो मूल रूप से 4000 मीटर लगे। शिवालिक की बात करें तो अब 1000, कहीं कहीं 1500 मिलता है, 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। और ये जो दक्षिण भारत का पठार है, ये 900 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। कहीं कहीं 1300-1200 भी दे देता है, लेकिन 900 मूल रूप से याद रखेंगे। ये पठार की ऊंचाई। नेक्स्ट शिवालिक। पर्वतों को 4 भाग में। और एक और पर्वत जो इधर में बढ़ता है, इधर थोड़ा सा आ जाता है, वो जैसे मिश्मी की पहाड़ी हो गया, ओवर पटकाई बूम, यहां पर है पटकाई बूम की पहाड़ी। यहीं पर पटकाई बूम की पहाड़ी है, जो ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से अलग करता है, यही पटकाई बूम की पहाड़ी। और ये पर्वत की बात करें, ये चूंकि ये पर्वत है, और यहाँ इस क्षेत्र में हम पहाड़ पढ़ेंगे नेक्स्ट में। और इधर आए तो पर्वतीय में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक।
तो सबको एक एक करके अध्ययन करेंगे। बीच में मैदान है, मैदान, बीच में मैदान। यदि मैदान की परिचय करें तो कहा जाता है मैदान का निर्माण या उत्तर भारत का या बीच का मैदानी मैदान, मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जल के अवसाद से हुआ है, जिसको निक्षेपण क्रिया कहते हैं। कहा जाता है कि हिमालय से या ऊपर से जो नदियां निकलता था अपने साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे लाता था और नीचे जमा करता था। इस पत्थर को जमा करता था, जिसे भूगोल कहता है इसे भावर, भावर प्रदेश भी कहते हैं। पत्थर का छोटा रूप भावर प्रदेश, मैदानी भाग को बांट रहे, छोटा प्रदेश भावर प्रदेश। लेकिन जल तो यहां रुकेगा नहीं, जल अंदर में विलुप्त हो गए। फिर ये जो जल यहां से निकलता था तो एक जगह थोड़ा गहरा करके एक क्षेत्र बनाता है, जिसे जल जमाव वाला क्षेत्र या तराई क्षेत्र। ये आप कंकर, भावर प्रदेश वैसे भी पूछता है, भावर प्रदेश, कंकर पत्थर वाले प्रदेश को भावर प्रदेश कहते हैं। जो चट्टान को तोड़ते हुए नदियां जल लेकर के आया और बहुत सारा चट्टानों का समूह जिसके अंदर नदी या पानी दब गया, उस प्रदेश को कहते हैं भावर प्रदेश। ये नीचे जो जल आया यहाँ तो तराई क्षेत्र जहां जल जम जाता है, ये तराई क्षेत्र में भी आप कहेंगे सर वनस्पति उगता है, जैव विविधता होता है तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र के बाद नदी जब जाता है, नदी निकल के जाता है तो नदी अपने साथ अवसाद ले जाता है, अवसाद जिसे कचरा कहते हैं, और ये अवसाद दोनों साइड लेके जाता है। तो यही अवसाद जो है, अवसाद जल के द्वारा लाया गया अवसाद इस क्षेत्र में फैल जाता है या इस क्षेत्र में फैल जाता है, या कभी कभी ये क्षेत्र यहां तक आ जाता है, कभी कभी किसी किसी वर्ष आ जाता है। तो जब यहां पर नजदीक में रहता है तो इसे कहते हैं खादर, खादर प्रदेश। और इसके ऊपर जब कभी कभी होता है, पुराने कभी कभी पानी जाते हैं, नहीं जाते हैं, इस साइड भी एक खादर, तो इसे कहते हैं बांगर, बांगर प्रदेश। हालांकि मिट्टी में भी खादर और बांगर मिट्टी है, उसी का प्रदेश भी है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर है, नया नया बना है। नई जलोढ़ जल द्वारा बनाया गया मिट्टी जलोढ़ आई है, पुराना या पुरानी जलोढ़। नया है खादर है। इस क्षेत्र में पानी बहुलक होगा, अब पानी होगा तो उपजाऊ ऑलरेडी होगा, तो खादर ज्यादा प्रदेश उपजाऊ होता है बांगर के तुलना में। बांगर भी उपजाऊ है लेकिन खादर के तुलना में कम उपजाऊ होता है बांगर। ये नए हमेशा पानी आते रहते हैं, नए नए मिट्टी बनते रहते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा जीवों का अंश बढ़ते रहता है, विभिन्न प्रकार का मिट्टी मिलकर के बनता है, तो ये ज्यादा उपजाऊ। यहाँ कभी कभी बाढ़ पहुंच पाता है तो उसके कारण ये पुराने जलोढ़ है, तो इसे बांगर कहते हैं। यहां तक देखिए मैदान कैसे बना। भावर पर यहाँ पहाड़ मैदान, ऊपर का पहाड़ी हिस्सा पानी के गंगा की नदी या किसी नदी के कारण वो टूटा, टूट करके आया बड़ा बड़ा चट्टान, चट्टान आकर के जिस क्षेत्र में चट्टान रहा उसे कहे भावर। फिर पानी तराई क्षेत्र में प्रवेश किया, मिट्टी इसमें जा ही रहा है, मिट्टी का कण तो यह पत्थर टुकड़ा का कण जा रहा है, जाते 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 इस क्षेत्र में गया, तो जिस क्षेत्र में गया नया नया बना खादर, पुराना बना बांगर। इसके बाद ये क्षेत्र जाएगा और ये मिट्टी का एक ढेर बन जाता है ऐसे करके, जिसे हम नदियां इधर से निकल जाए, इसे डेल्टा कहते हैं। इसे डेल्टा, डेल्टा तो समुद्र वन का डेल्टा भी बन सकता है, यहाँ तो डेल्टा प्रदेश भी आप कहते हैं इसको, डेल्टा प्रदेश। ये भी उपजाऊ क्षेत्र होता है, बालू होता है इसमें। और इस दोनों प्रदेश को कहेगा कि मिल करके खादरा बांगर प्रदेश को मिल करके क्या कहेंगे, तो एक तो दोनों जलोढ़ का हिस्सा है और जलोढ़ का ही एक नाम है कांप। कांप, ये कांप का ही हिस्सा है खादर प्लस बांगर।
ये काप का ही हिस्सा है, खादर और बांग। इसको भी आप याद रखेंगे। खादर ज्यादा उपजाऊ, नई जलोढ़ मिट्टी खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। ये भी डेल्टा है, ये डेल्टा बनता है और नदी फिर ऐसे करके जाकर के गिर जाती है। ये भी आप याद रखेंगे इस क्षेत्र को। तो ये मैदान का बनावट था और फिर नदियां जाकर के गिर जाती है, बाहर जाकर के नदी गिर जाती है तो महासागर में। तो इसे मैदान पूरा बना हुआ है। इस मैदान में कैसे कैसे उपजाऊ, ये सामान्य परिचय में देखेंगे। इसको हम और विस्तृत में देखेंगे जब हम अगले क्लास में मैदान को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि कैसे कैसे बना है, उसके बारे में हम बात किए। आइए देखते हैं, हम लोग बात किए थे यहां से, क्या हो गया। देखिए यहां से भौतिक स्वरूप में हम लोग बात किए थे पर्वत। हमने बताया आपको कि पर्वत में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक को पढ़ना है। ऊपर का भाग पर्वत है। पर्वत 10.6%, पहाड़ 18.7%। तो उसके बाद हम आए मैदान। मैदान को पढ़ेंगे, पहाड़ को तो पर्वतीय में देख लेंगे। मैदान 43%। कैसे मैदान बना, इसको भी हम देखें कि कैसे मैदान, यहां से मान के चलिए मैदान बनने के लिए यहां से इस पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गया, जल लेकर के गया, बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ दिया, फिर छोटा छोटा टुकड़ा लेके गया, बड़े पत्थर के टुकड़े का समूह को खादर प्रदेश, भावर प्रदेश कहा गया। फिर आया नया नया खादर, पुराना जलोढ़, नए खादर मिट्टी, पुराना जलोढ़, दोनों के सम्मिलित रूप को काप या जलोढ़। फिर आगे जाकर के डेल्टा बनाया। इतना जाने हैं इस क्षेत्र में। आप देखते हैं पठारी क्षेत्र। कल हम नए, जब इसका पार्ट 4 आएगा तो सबको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक अध्ययन करेंगे। इस पूरे मैदानी भाग को थोड़ा विस्तृत, चौड़ चांचर किसे कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब आते हैं पठार का कुछ परिचय देख लेते हैं, तब आगे परिचय हम कल करेंगे, आगे की परिचय। पठार की बात, मूल रूप से ये पूरा क्षेत्र पठार है। ये पठार है, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दक्कन ट्रैप में मूलतः महाराष्ट्र आता है। पठारी क्षेत्र में यहाँ कर्नाटक में कहेंगे ये धारवाड़ का पठार है, धारवाड़ का पठार। यहाँ तमिलनाडु का पठार है, यहाँ आप आंध्र प्रदेश का पठार है, यहाँ ऊपर में यहाँ भी पठार है, यहाँ पूरा ये दक्कन ट्रैप का हिस्सा। ये मूल रूप से पठारी भाग है। तो पठार का हम बात करेंगे। पठार, यदि पठार की बात करें, ये पहले हिस्सा की बात करें तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड। पठार, अपना जो पठार है गोंडवाना लैंड, 1300 से 1600 BC का, 1600 करोड़ वर्ष पूर्व का बना हुआ है। इस क्षेत्र में पानी का हमेशा अभाव रहेगा, वर्षा पानी का अभाव रहेगा क्योंकि पठार पर है, पानी जल्दी निकलेगा नहीं। मोटा अनाज होगा, मोटा अनाज होगा। इस मोटा अनाज में पोषक तत्व हालांकि अधिक ज्यादा होता है। खनिज के लिए यह क्षेत्र जाना जाएगा। खनिज के लिए तो कर्नाटक ये है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक, कर्नाटक का कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, आप इसको तो कभी नहीं भूलिएगा। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। कर्नाटक का कोल्लार खान, कोल्लार खान, कर्नाटक का कोल्लार आपको याद है सोने के लिए प्रसिद्ध है।
आप नाम भी देखे होंगे, एक फिल्म भी, KGF, 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 कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी देखे होंगे। तो कर्नाटक को तो आपको यही नहीं भूलना। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज में आप देख रहे कि कर्नाटक के कोलार सोना के लिए, और कर्नाटक के कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। और कर्नाटक के बाबा बहादुर की पहाड़ी या बाबा दूर की पहाड़ी जो है, वो भी आप याद रखेंगे, कॉफी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कॉफी की प्रजाति भी रोबस्टा और अरेबिका याद रखिएगा, पानी के लिए इंपोर्टेंट है। लेकिन इस क्षेत्र को मूल रूप से आप जो थोड़ा जाने, इस क्षेत्र में क्या क्या और विशेषता हो सकते हैं दक्षिण भारत में, पठारी क्षेत्र में, तो और थोड़ा सा जाने हम पठारी क्षेत्र को, तो इसको कहेंगे हम कि ये क्षेत्र जो है, भारत में जो मानसून प्रवेश करता है, मानसून, भारत का जो मानसून प्रवेश करता है, जिसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है, और ये भारत में 74% वर्षा करता है। और जून के पहला सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है मानसून। उस मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिम। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करवाता है दक्षिणी पश्चिम मानसून। और यही मानसून आपको बता दें कि जाता है मेघालय में, तो ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा करवाता है मेघालय। और जब लौट के आता है तो जाड़े के दिन में तमिलनाडु में वर्षा कराता है। इसलिए यह क्षेत्र वर्षा से हरा भरा रहता है। तो इसमें जैव का, पेड़ पौधों का जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसका नीचे पिछली बार TRE 2-3 का एग्जाम हुआ था, ये भी पूछा था। जैव विविधता के कारण इसको हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट भी कहते हैं। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाटी, और घाटी पश्चिम, और ये पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन पॉइंट हम आपको बताए थे, नीलगिरी तमिलनाडु में, इससे पहले वीडियो में बताया। और इधर की पहाड़ी में वर्षा कम होता है, इधर की पहाड़ी में ज्यादा वर्षा होता है। तो ये पठारी क्षेत्र, और ये पठारी क्षेत्र के बीच में ये जो मैदान है, इसे तटीय मैदान कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तटीय मैदान, तो हमने आज आप लोगों के साथ परिचर्चा किए। उधर भारत का समुद्रीय सीमा देखिए, इधर यदि बात करें, हम लोग भारत का स्वरूप में पर्वत देख लिए, पहाड़ उसी में देख लेंगे, मैदान देख लिए, पठार देख लिए। इस सब के विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर। धन्यवाद।